नमस्कार। बलिया के तमाम गणमान्य नागरिक, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र और मेरे नौजवान साथियों, बलिया हब को जिन युवाओं ने बनाया है उन सबको बहुत बहुत मुबारक। बलिया हब अपने बलिया के मिजाज से काम कर रहा है। बलिया हब के संस्थापक जनाब नीरज प्रताप सिंह साहब, उनकी टीम, उनके तमाम वो दोस्त जो लगातार बलिया से उठने वाली हर आवाज़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जा रहे हैं। जो कुछ मुझे इतिहास थोड़ा आप लोगों के माध्यम से पता चला, कुछ मेरे लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन की चीज थी कि जब ये भारत आजाद नहीं था और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो बलिया का एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन वो शायद इस तरीके से सामने नहीं आया। या हो सकता है कि बलिया और बलिया के आसपास में वो कहानी किस्सों में, वो लोक गीतों में पढ़ा जाता हो। हम बचपन से पढ़ते रहे हैं कि 1857 का जो पहले स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ वो मेरठ से हुआ। ये तो सबको पता है। और मेरठ में जिन्होंने पहली बगावत की उनका नाम भी सबको पता है कि वो मंगल पांडे हुआ करते थे। लेकिन मंगल पांडे का बलिया से क्या कनेक्शन है, ये आज ही मुझे पता चला। गांव नगवा, जिला बलिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ से उस वक्त की ईसाई क्रिश्चियन सरकार के खिलाफ अगर पहला बिगुल बजाया तो बलिया जिले के इस महान सपूत ने मेरठ में बगावत की चिंगारी शुरू की। लेकिन ठीक उसी वक्त 1857 के उसी समय में खासतौर से भोजपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, ये तमाम जिलों का भी नेतृत्व बलिया की धरती के सपूत वीर कुंवर सिंह साहब ने किया। तो यानी ही एक उत्तर प्रदेश में, जहां से मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा, वहां से भी बलिया से आदमी चल के आया मंगल पांडे की शक्ल में। और आसपास के जिलों जिसमें आजमगढ़ है, भोजपुर है, गाजीपुर है, इन तमाम जिलों का भी नेतृत्व उस बलिया के सपूत ने किया। लेकिन ये कहानी किससे हो सकते हैं, ये इतिहास का हिस्सा हो सकता है। और शायद इसीलिए बलिया को बागी कहा जाता है। और अगर आप इस मिजाज को समझना चाहते हैं और आज का युवा समझना चाहता है, और खासतौर से बलिया के बाहर के जो लोग भी आज जुड़े हुए हैं, कई फोन मेरे पास विदेश से आए और उन्होंने कहा कि आज आप बलिया में मौजूद हैं। मैंने कहा मैं बलिया में मौजूद नहीं हूं। बलिया के लोगों से मैं यहीं दिल्ली से संपर्क में रहूंगा। तो वो भी ये कह रहे थे कि हम सुनना चाहते हैं। वो भी आज सुन रहे हैं। कई लोग अमेरिका में सुन रहे हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया में सुन रहे हैं इसको। इसलिए मैंने कहा कि मैं सिर्फ बलिया के प्रपेक्ष की बात को बाहर के लोगों को भी बताऊं जो आज से कई सालों पहले विदेश चले गए हैं। लेकिन मैं और आप और जो आने वाली पीढ़ी है, कम से कम मैं अपने दौर की पीढ़ी की बात कर सकता हूं। हमने चंद जयप्रकाश नारायण को नहीं देखा, हमने चंद्रशेखर को से हम जरूर मिले,
लेकिन यहां तो महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि आजादी की लड़ाई में जिन वीर सपूतों को बलिया की मिट्टी ने पैदा किया, वो काम रुका नहीं। ये बागी पैदा करने की जो फसल है उसे बलिया की मिट्टी ने बंद नहीं किया। वो ये जानती थी ये मिट्टी कि आजाद भारत को, जो कि तथाकथित तौर पे आजाद है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से कुछ लोगों को नॉमिनेट करके आजादी से पहले भारत का प्रधानमंत्री बना दिया था, लेकिन सत्ता के ऊपर बने रहने की प्रवृत्ति ने जिन अत्याचारों को हमने अंग्रेजों के दौर में देखा, वो 1947 के बाद सत्ता की लालसा और उसे ऐन कैन प्रकरण से बनाए रखने की जो सोच थी, ये खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि भारत के जो हमारा राजनीतिक मिजाज है, उन लोगों ने सत्ता पर बैठ करके वही नीति अपनाई जो अंग्रेजों के जमाने की थी। और क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें अपनी चाटुकारिता के कारण यह सत्ता सौंपी, और जो तमाम सारे बागी लोग थे, चाहे बंगाल में सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वीर सावरकर हो पश्चिम के अंदर, इन तमाम सारे ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखने के लिए एक खास किस्म के लोग पैदा किए गए और उनको यह बताया गया कि यही बहुत महान हैं, यही पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन बलिया की मिट्टी ये जानती थी कि देश आजाद तो हो गया है, इसलिए आप याद करें 1975 सत्ता का दंभ और सत्ता की ताकत से आम जनमानस को कैसे कुचला जाता है। लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए एक तानाशाह ने जब भारत की तमाम विधाओं को, इंस्टीट्यूशंस को सत्ता का दुरुपयोग करके उस सत्ता पे बैठे रहने की जब मनोदशा को उन्होंने दर्शाया, तो पूरे देश में इसकी नुक्ताचीनी तो बहुत हुई, लोगों ने क्रिटिसाइज तो जरूर किया। लेकिन सवाल होता है कि घर में बैठ करके किसी को क्रिटिसाइज कर देना, घर में बैठ करके क्रांति की बातें कर देना, घर में बैठ करके बगावत की बातें करना, यह बहुत आसान है। और ये तमाम जो इस देश में स्थापित लोग हैं, जिनके पास आर्थिक सत्ता है और उस आर्थिक सत्ता के बल पे वो राजनीतिक सत्ता को कंट्रोल करते हैं, और राजनीतिक सत्ता कभी कभी ऐसे लोगों की बौनी बन जाती है। ऐसे में सत्ता प्राप्ति के लिए तो इस देश में बहुत लोगों ने लड़ाई की होगी, सत्ता के शीर्ष पे पहुंच जाएं, सत्ता में कुछ भागीदारी मिल जाए। लेकिन उस वक्त भी सिताब दियारा वहां से एक भारत का महान सपूत चला और उसने अपनी निजी किसी स्वार्थ, निजी किसी इच्छा को आड़े नहीं आने दिया, और उस वक्त की तानाशाह सरकार के खिलाफ, जिसने इमरजेंसी लगा करके सत्ता पे बने रहने की कोशिश की, उसको चुनौती देने वाले भी लोकमान्य जयप्रकाश नारायण भी बलिया से निकले और पूरे देश को एक किया। और जब तक उस सत्ता को उखाड़ के नहीं फेंका, तब तक चैन से नहीं बैठे। इसलिए मैंने कहा कि यह बलिया का बागीपन रुका नहीं। इसलिए बलिया के एक छोटे से गांव इब्राहिम पट्टी में फिर एक सपूत, फिर उस बागी को जिसका मिजाज अक्खड़ था, जिसने कोई सत्ता का पद स्वीकार नहीं किया, जिनके पास 11वीं क्लास तक चप्पल पहनने के पैसे नहीं थे, नंगे पैर स्कूल जाते थे, जब बोलते थे तो किसी को भी
उस पे सवाल उठाने का मौका नहीं देते थे। मैंने संसद में और संसद के बाहर उस शख्स को अपने बिल्कुल बलियाई मिजाज के हिसाब से बोलते देखा। उस आदमी ने कभी सत्ता मिल जाए इसकी कभी उसको मोह नहीं रहा, और सत्ता मिल गई तो अपनी शर्तों पे रहे और चली गई तो उसका गम नहीं हुआ। जब तक रहे तब तक बलिया का जो मिजाज है वो उनमें बरकरार रहा, और ऐसे ही हमने शख्स को देखा जिसका नाम चंद्रशेखर था। ये जो बागीपन है ये बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि आज बगावत किससे और आज बगावत की जरूरत क्या है। मैं समझता हूं तमाम नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र और खास तौर से युवा, आप इस बगावत का मतलब समझें। अंग्रेजों से बगावत, आधुनिक भारत में, आजाद भारत में लोकतांत्रिक तौर पे चुने हुए तानाशाहों से बगावत। लेकिन मैं बगावत के इस मूड को, मैं बगावत की इस धारा को जो बलिया से बरसों पहले शुरू हुई थी और जहां आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बलिया हब से शुरू करा हुआ ये पेज जिस पे हजारों लोग जुड़े हुए हैं, मैं नीरज प्रताप सिंह और उनके साथियों से एक बार फिर यह अनुरोध करूंगा कि आप आम नागरिक नहीं हैं, आप साधारण मिट्टी के वंशज नहीं हैं। आपको इस दौर में 2020 के भारत में उस बगावत को नेतृत्व देना है, और यह बगावत अब किसी सत्ता के खिलाफ नहीं है। सत्ताओं में लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा जब तक भारत देश रहेगा। आप किसी से वैचारिक तौर पर मतभेद रखते हो, रखें। मैंने कभी भी सत्ताओं का इसलिए विरोध या इसलिए तारीफ नहीं की कि सत्ता पे आने वालों ने इनकम टैक्स में कुछ छूट दे दी, कुछ फ्री चीजें बांट दी, कुछ हवाई जहाज चल गए, कुछ सड़कें बन गई। मैं इसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं मानता, लेकिन राजनीतिक तौर पे विरोध करना ठीक है। यह सिलसिला 70 साल में हमने देखा कि राजनीतिक तौर पे आपने किसी का विरोध किया, कोई हट गया, कोई आ गया, फिर दूसरा आ गया, लेकिन क्या सत्ता का मिजाज बदला? क्या सत्ता बदलने के साथ व्यवस्था बदली? क्या भारत राष्ट्र को किसी ने मजबूत किया? जो भी सत्ता पे आता है, सत्ता का मिजाज होता है कि वो सत्ता पे ज्यादा से ज्यादा दिन तक रहना चाहता है। ये बात मैं आज के युवाओं से शायद इसलिए कह पा रहा हूं कि आज हमारे दौर की कठिनाइयां नहीं हैं आपके सामने, हमारे दौर के संकट नहीं हैं आपके सामने। आप उस दौर में हैं जब पूरी दुनिया में संचार क्रांति हो गई है, और संचार क्रांति का किसी देश की जागृति में इसलिए महत्वपूर्ण रोल होता है कि अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, दुनिया में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, क्यों ये षड्यंत्र हो रहे हैं, क्यों इस देश में चाहे वो इस्लामिक आतंकवादी मुगलों की शक्ल में आए, चाहे ईसाई आए, चाहे पुर्तगाली आए, ये सब आए क्यों भारत? अगर इसको आप समझ जाएं, जिसे हम कहते थे सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं थी, इसको समझने की जरूरत है। वो उसका एक
भौतिक रूप था, सोना चांदी संपन्नता वो एक रूप था, लेकिन दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर भारत के अंदर वो कौन से आदर्श हैं, वो कौन सी परंपरा हैं, वो कौन से सरोकार हैं, वो कौन सी संस्कृति है, वो कौन सा इतिहास है जो भारत को भारत बनाता है। इसलिए बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अत्याचार किया, सामूहिक कत्लेआम किया, जलियांवाला बाग भी हुआ, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे भी मारे गए, अर्जन देव भी मारे गए। ये तमाम कहानियां हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी हमें बांटा, जातियों में बांटा, हमारे अंदर विकृतियां पैदा करने की कोशिश की गई, सत्ताओं ने हमें खत्म करने की कोशिश की, षड्यंत्र किए। लेकिन भारत राज्य की जो सत्ता थी उसके खिलाफ तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज भी भारत राष्ट्र को समाप्त और कमजोर नहीं कर पाए, क्योंकि भारत कोई भूमि का टुकड़ा है जिस पे कुछ लोग लोकतंत्र के जरिए से सत्ता में आते हैं और चले जाते हैं। इसको समझने की जरूरत है, जो आज के युवा के सामने मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, और जिसका मौका मुझे बलिया हब और नीरज प्रताप सिंह और उनके तमाम साथियों ने दिया है। और शायद मेरा ज्यादा दायित्व है कि इस धरती पे अगर बागी कहीं पैदा होते हैं तो उस धरती के लोगों ने अगर मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये मौका दिया है, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि बागी पैदा होने बंद हो जाएं और हम ये मान लें कि देश आजाद हो गया है, अब सब काम सरकार कर रही है। नहीं, ये बागियों के पैदा होने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। लेकिन अब सत्ता के खिलाफ का संघर्ष हमारा संघर्ष नहीं है। हमें 70 साल में यह बोध हो गया कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे थे। हम समझते हैं कि सत्ता पे किसी को हटा दिया, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। यह आजादी से पहले तो हो सकता था कि विदेशी आक्रांता आए थे, चाहे वो ईसाई के रूप में आए हो, चाहे इस्लामिक आक्रांताओं के रूप में आए हो, वो तो आपने सत्ता से हटाया। लेकिन जो चले गए हैं उन लोगों की जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के अंदर संतानें हैं, जो सोच को जिंदा रखते हैं, जो 1400 साल पहले टेंट में कोई मजहब पैदा हुआ था, उसकी उस सोच को जिसके अंदर मानवता का कोई जगह नहीं है, जो इस आजाद भारत के अंदर एक साथ 800 साल इस्लामिक आतंकवादी मुगलों से जो लोग लड़ते रहे, इसके बावजूद भी उनके वारिसों ने जो अपना ठेका लेके बैठे हैं कि हम उनके वारिस हैं, वो आज भी इस देश में फिल्म बनाते हैं मुगल आजम और उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि वो कितने महान थे। तो आपने सत्ता से ईसाइयों को हटा दिया, सत्ता से मुगलों को हटा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो सोच आज भी मौजूद है। इस सोच के खिलाफ बगावत करनी है। इस सोच को अगर आपने नहीं मारा तो सरकार चली जाएगी, दूसरी आ जाएगी, लेकिन ये राष्ट्र धीरे धीरे कमजोर होगा तो फिर दोबारा से वो ताकतें जो आपके इस पूरी ताकत को कब्जा करना चाहती हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आई थी, कुछ तिजारत करने यहां आतंकी आए थे, वो इस तिजारत के माध्यम से आज भी भारतीय जनमानस को, आज भी भारत की अर्थव्यवस्था के माध्यम से आपके अपने मूल परंपराओं और आदर्शों का उपहास करते हैं और एक ऐसी नस्ल पैदा कर रहे हैं कि अगर सुशांत राजपूत आत्महत्या कर ले तो इस पे बातचीत न हो। अगर बनारस में, अगर मथुरा में,
आक्रांता इस्लामिक जिहादियों ने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दी थी, उस पे बात न करें। दिल्ली में 58 सड़कें मुगलों के नाम से हैं, उस पे बात न करें, क्योंकि उस पे बात करना गैर धर्मनिरपेक्षता को खतरा हो जाएगा। और यह धर्मनिरपेक्षता का पूरा पाखंड इसलिए बनाया गया क्योंकि सत्ता पे लालची लोग बैठे थे और इस्लामिक जिहादियों का जो एजेंडा था वो धीरे धीरे आपके अंदर ऐसा बना दिया गया कि आप अपने आप से कुंठित हो गए, अपने इतिहास से कुंठित हो गए। और सत्ता ने व्यवस्था ऐसी बनाई जिसमें महाराणा प्रताप नहीं है, जिसमें बाबर है, रांगा सागा नहीं है, जिसमें छत्रपति महाराज शिवाजी नहीं है, जिसमें सावरकर नहीं है, जिसमें बोस नहीं है, जिसमें खुदीराम बोस नहीं है। और हमने पहले दिन से सत्ता का यह खेल खेला। इसीलिए बलिया का जो आजाद भारत का बागी था, महान एक आदर्श पुरुष, उन जयप्रकाश ने जाति तोड़ों का भी आंदोलन चलाया था। वो जानते थे कि ये सनातन के मानने वाले लोगों को कैसे सत्ताओं ने ऐसे भ्रमजाल में फंसाया है कि न सिर्फ वो अपनी पहचान को भूल गए, अपने आदर्श को भूल गए, और सत्ता के इर्द गिर्द रहने की वजह से आपको यह बोध नहीं हुआ। और इतिहासकारों ने इतिहास के अंदर, आपकी संस्कृति के अंदर ऐसा एक एपरेटस तैयार किया जिसमें इस दो देश को तोड़ने के लिए अल्लाह से दुआएं की जा रही हैं। इस देश को जिन्ना वाली आजादी चाहिए। इस देश में औरंगजेब वली अल्लाह है। इस देश में सनातनी परंपराओं को, उनके आदर्शों का मखौल उड़ाया जाए। आज की जनरेशन को वो तमाम गलत बातें बताई जाएं जिससे उसके अंदर का वो पुरुषार्थ जो आपके हजारों सालों पुराने ऋषि मुनियों के तपस्या से पैदा हुआ था वो समाप्त हो जाए। अलग अलग विचारधारा के नाम पर सनातन के लोगों को बांटो, ऊंच नीच में बांटो, जातियों में बांटो। इसके खिलाफ भी स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण ने मुहिम चलाई थी। लेकिन एक घटना है जो मुझे बार बार कोंदती है, और क्योंकि आज आपने मौका दिया और स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण आपकी धरती से पैदा हुए हैं और उन्होंने देश का नेतृत्व किया है, उनके सिलसिले में एक बात बताना चाहता हूं। यह आजाद भारत में हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि बलिया के लोगों का जो बागी मिजाज है वो जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन इस बार यह बागी मिजाज किसी सत्ता के खिलाफ नहीं होगा। सत्ता के ऊपर नुक्ताचीनी करिए, यह सत्ताओं को हटाने और बिठाने का खेल नहीं होगा। असल लड़ाई क्या है? क्योंकि अगर आपने उस पर ध्यान दिया और उसे मजबूत कर दिया तो मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं, जो मेरा अनुभव है, जिन्हें मैंने दुनिया की पॉलिटिक्स को देखा है, जिस दिन भी इस देश में युवाओं ने राष्ट्र और राज्य के बीच में फर्क करके राष्ट्र के साथ खड़ा होना शुरू कर दिया, उस दिन सत्ताओं पे बौने नहीं बैठेंगे। राष्ट्र मजबूत होगा तो राष्ट्रवादी मजबूत होंगे, और जब राष्ट्रवादी मजबूत होंगे तो सत्ता पे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, हमें चाहिए बुरहान वानी आजादी, हमें चाहिए अफजल गुरु वाली आजादी। ये पूरे देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, ये लोग छुप जाएंगे नहीं, भाग जाएंगे।
इसलिए राज्य के खिलाफ तत्कालिक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होते रहते हैं, उन पे आप कोई नुक्ताचीनी करें। लेकिन आज 2020 में भारत के युवा को भटका करके कि भाई गरीबी के खिलाफ हमें क्रांति करनी है, आज के युवा को भटकाइए मत। ये गरीबी क्यों है इसकी जड़ में जाइए। और पूरी दुनिया में गरीबी होती है, कोई देश ये नहीं कह सकता कि वहां गरीबी नहीं थी। ये एक कंटिन्यूअस सिलसिला है। ऐसा नहीं था कि 1947 में जो भारत की पॉपुलेशन थी वो 1970 में भी थी, वो 75 में भी थी, वो 90 में थी, वो 2020 में भी है। इसलिए जो साधन है उनका भी हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। लिहाजा आप अगर ये कह सकते हैं कि मैं सत्ताओं के विरुद्ध, मैं सत्ताओं को जो बात आपके मन में आती है और लगता है कि ये ठीक है राष्ट्र के लिए, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करता हूं। कौन मंत्री है, कौन संतरी है, किसको क्या करना चाहिए, यह मेरा विषय नहीं है। और इस विषय में उलझ करके हमें अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। हां, एक बार जरूर कहता हूं और पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं, हो सकता है इससे लोग मेरे बारे में क्या राय बनाते हैं बनाएं, लेकिन यूं ही जिंदगी के इस सफर में यह दीवानगी ऐसे ही नहीं आई है। कुछ प्राप्त करने की अगर इच्छा होती तो आज तो बौने बिक रहे हैं। इसलिए यह कोई इच्छा नहीं है कि इस राष्ट्रवाद की जो मुहिम आरएसएन सिंह, जीटी बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदास, कैप्टन सिकंदर रिजवी, अंकुर शर्मा, विक्रम सिंह, इन सब ने चलाई है, इसके पीछे कुछ प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है। गुस्सा और इच्छा सिर्फ इतनी है कि भारत राष्ट्र के लोगों को सही बात बता के जाना, ताकि आने वाले सत्ताधारी, आने वाले विदेशी आक्रांता, ये मजहब की खाल के अंदर बैठे हुए सेकुलर, ये इस देश को तोड़ने वाली ताकतें अलग अलग शक्लों में, अलग अलग विचारधारा के नाम पे ये जो नैरेटिव चलते हैं, इनको रोकना। 70 सालों में क्यों इस देश में एक इनविजिबल, एक ऐसी सत्ता जो दिखती नहीं थी, जिसे अदृश्य सत्ता कह सकते हैं, ये स्थापित होने दी। और उस सत्ता को स्थापित करने में आपने भारत के संविधान को कुचला, आपने भारत की संसद की अनदेखी की, भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको धत्ता बता दिया आपने अपनी इच्छा को राष्ट्र की इच्छा बताया। आपने सत्ता पे बैठे रहने के लिए राष्ट्र के जिम्मेदारी का अपने आप ठेका लेकर के आपने कई सारे काम ऐसे किए जो आप तो सत्ता में रहे और चले गए, लेकिन मैं और आप और मेरे बुजुर्ग, जिन्होंने इस लड़ाई को दो हिस्सों में नहीं बांटा कि हम ये लड़ाई किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं, इसलिए सत्ताएं आई चली गई, लेकिन राष्ट्र कमजोर हो गया, हमारे सरोकार कमजोर हो गए, हमारी संस्कृति कमजोर हो गई, हमारा इतिहास खत्म कर दिया गया और हम एक ऐसे चलते फिरते पुर्जे बना दिए गए जो सिर्फ ये सोचते थे कि सरकार आएगी तो इस बार हमें किस चीज में छूट देगी। हमारी पूरी सनातनी ताकत 2 रुपए किलो चावल, बिजली का बिल कम, पानी का बिल माफ, हम हजारों साल की परंपरा और संस्कृति के लोग, जो पूरी दुनिया में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, हम उसी के वंशज हैं। हमारी सोच को कहां ला करके आपने खड़ा कर दिया, बांट बांट करके आपने बांटा पिछड़ों में, फिर कहा अति पिछड़े, फिर उन्होंने कहा दलित, फिर उनका महादलित।
लेकिन सत्ता पे बैठने वाले लोग जो इसी देश में हैं और इसी राष्ट्र के हिस्से हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता में बैठने के बाद राष्ट्र के साथ गद्दारी की और अपनी सत्ता को मजबूत रखा। एक प्रधानमंत्री आए, वो राजनीतिक तौर पे कमजोर थे, जोड़ तोड़ के सरकार बनाई, लेकिन उन्हें लगा कि राष्ट्र भाड़ में जाए, राष्ट्र टूटता हो तो टूट जाए, लेकिन उनका वोट बैंक जिंदा रहे। उन्होंने अपने वोट बैंक की भूख में, हमने दिल्ली की सड़कों पर उस मंडल आयोग के सिलसिले में युवाओं को जलते देखा है। और वो ऐसे सत्ता के भूखे थे, ठीक ठाक कपड़े पहनते थे, प्रधानमंत्री बनते ही एक खास किस्म की टोपी लगाई गई जिससे लोग ये कहें कि यही मसीहा है मुसलमानों का। मोहम्मद साहब की पैदाइश के दिन छुट्टी घोषित की गई। 57 देशों में कब छुट्टी होती है नहीं पता, लेकिन भारत में वोट बैंक हर पार्टी की बीमारी बन गई। और उस वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्र टूटता है तो टूट जाए, इस देश की धरोहर लुटती है तो लुट जाए, इस देश का खजाना लुटता है तो लुट जाए, सबको अपनी सत्ता तक बनाए रखने के लिए कोई दूसरा प्रकरण नहीं याद आता है। मैंने अपने दौर में राजनीति को कई करवट होते हुए देखा है, लेकिन सवाल यह है कि भारत के नौजवानों को भारत देश बनाना है या भारत राष्ट्र बनाना है। देश के लिए किताब है, देश के लिए संसद है, देश के लिए पुलिस है, फौज है, शिक्षा के लिए यूजीसी है, ये यूनिवर्सिटीज है, इसमें नियम कानून बनते बिगड़ते रहते हैं। 1950 में बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान था, सत्ताधारियों ने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उस संविधान में अमेंडमेंट नहीं किए, सत्ताधारियों ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए मात्र 26 साल में, जिसको 1950 में बनाया गया, जिस बाबा साहब अंबेडकर के बारे में सुबह से लेकर शाम तक जिक्र करते हुए थकते नहीं है कुछ लोग, उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर को अपनी राजनीति कहीं नुकसान ना हो जाए तो नेहरू जी उनको हराने के लिए बाबा साहब अंबेडकर को गए। अब या तो हम ये कह सकते हैं कि जिनके हाथ में नेतृत्व था 1950 में, वो मानसिक तौर पे बहुत ही कुंठित व्यक्ति थे, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार थे, इसलिए उनको लगता था अंग्रेजी बोलने से लोग मुझे उतना ही काबिल समझेंगे जितना माउंट बैटन को समझते हैं। तब भी अंबेडकर जैसा शख्स, तब भी भीमराव अंबेडकर सबसे ईमानदार आदमी था। उन्होंने तब भी कोई ऐसी बात नहीं मानी, कोई ऐसी बात के पीछे नहीं गए जो उनको मालूम था कि यह भारत राष्ट्र को कमजोर करेगी। इतिहास ने उन्हें सही जगह नहीं दी। इतिहास ऐसे लोगों की बड़ी बड़ी मूर्ति लगा करके उन पे जितनी भारी माला चढ़ाता है, उनके आदर्शों को उतनी ही ताकत से कुचल देता है और कोशिश करता है कि इनकी मूर्ति बनाओ, इनकी पैदाइश के दिन छुट्टी करो, इनके बारे में जिक्र करो, लेकिन इनके बनाए आदर्श और इनकी लिखी बातों को समाज तक मत पहुंचने दो। इसका इंतजाम 70 सालों में किया। मैं आज भी मानता हूं, दिसंबर 1948 की आप जितनी भी डिबेट पढ़ेंगे, जब यह संविधान के बनने की प्रक्रिया चल रही थी, अंबेडकर को पढ़िए। ये जो 1950 का संविधान है, इसमें 140 से ज्यादा 50 के आसपास अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट भारत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए नहीं करे गए। मेरा दुख यह है, मेरा गुस्सा यह है, तो कौन सी क्रांति पिछले 70 सालों से हो रही थी? किसको हम हटाने और किसको लाने की लड़ाई लड़ रहे थे? क्यों लड़ रहे थे? या एक्स अच्छा था या वाई बुरा था? हमारा यह तो झगड़ा नहीं था। हम तो किसी की विचारधारा क्या है नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं था।
लेकिन उस संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, इस सब के बावजूद भी कई जगह उनकी नहीं चली, कई जगह वो अपनी बात नहीं कर पाए, क्योंकि चापलूसों का एक चंगुल था। और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो यहां जाने से पहले कई प्रावधान करके चले गए। जो पाकिस्तान बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे वो भी भारत के संविधान में बहुत सारे प्रोविजन पहले से करके चले गए, ताकि यहां जो उनके वारिस छोड़ के गए थे, जिसका नेतृत्व मौलाना आजाद जैसे एक जाहिल ने किया, न स्कूल गया, न कॉलेज गया, न यूनिवर्सिटी गया, लेकिन भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। न भारत का नागरिक था वो, न भारत का उसके खानदान से कोई लेना देना था। मक्का में पैदा हुए 1888 में, 1902 में भारत आ गए, 1906 में मुस्लिम लीग बनी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बन गए। तो हम अपनी रूट को समझें कि प्रॉब्लम है कहां। 5 फखरुद्दीन अली अहमद, NC छागला, हुमायूं कबीर, प्रोफेसर नूरुल हसन, ये 5 शिक्षा मंत्री बने और कहते हैं कि मुसलमान शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा नहीं है, पिछड़ा होने का ढोंग कर रहा है, ताकि इस पिछड़े के माध्यम से अपने आप को एक विक्टिम कार्ड खेलो। लिहाजा मैंने यह कहा कि आज आपके सामने जो चुनौती है, वो चुनौती एक ऐसी चुनौती है जिसको लड़ना सबसे आसान है, जिसकी तरफ किसी ने लड़ने की कोशिश नहीं की। माफ कीजिएगा, बड़े बड़े संगठन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सत्ता में आने के बाद उनके अंदर भी वही प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं। मैं खुश हूं इस बात से कि सत्ता का परिवर्तन 2014 में इसलिए नहीं हुआ था कि देश चल नहीं रहा था। यह देश तो तब भी चल रहा था जब देश का प्रधानमंत्री सो जाता था। यह देश तो तब भी चल रहा था तब भारत का विदेश मंत्री यूएनओ में जाकर के भारत का भाषण पढ़ने की जगह टर्की का भाषण पढ़ने लगता था। यह देश तो तब भी चल रहा था। लेकिन कल में और आज में फर्क क्या है कि जब आप अपने छोटे छोटे पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठे, तब आपने सत्ता पे जिन्हें बिठाया उन्हें यह एहसास करा दिया ठीक से, और उन्हें यह एहसास कराते रहिए। सत्ताओं को एहसास कराना, सत्ता तक अपनी बात को बेचना और यह बता करके कि इसमें कोई हमारा एजेंडा पर्सनल नहीं है, न किसी को एमएलए की टिकट चाहिए, ना एमपी की टिकट चाहिए। हम जिस मकसद से आपको लाए हैं वो मकसद पहले पूरा होना चाहिए। आप उसके बाद किसको क्या देंगे, किसको क्या नहीं देंगे, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हम डे टू डे बेसिस पे सत्ता के बहुत सारे फैसलों पे, आज उन्होंने ये कर दिया, आज इस पे कमेंट, आज उस पे कमेंट। सत्ता चलाना कोई आसान काम नहीं होता। जो लोग अपने मोहल्ले की सोसाइटी का चुनाव नहीं जीत सकते, वो देश के प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री को रोज रोज नए नए तरीके बताते हैं टेलीविजन पे आकर के। ये नहीं किया, ये किया, ये बहुत आसान होता है। लेकिन आप अपनी बात उन चीजों पे केंद्रित करें जिससे ये सत्ता है 100 साल रहे, 10 साल रहे, 50 साल रहे, मैं नहीं जानता, कोई ना कोई तो आएगा। ये रहेंगे तो ये रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो कोई आएगा। लेकिन आज के युवा से मेरी दरखास्त है, अपने मुद्दों को चुनिए, अपने इश्यूज को चुनिए। ये इश्यूज मेरे और आपके तत्कालिक फायदे के हों या ना हों। इसलिए आपने सत्ता बदली और सत्ता बदलने के बाद सत्ता में कुछ कुछ काम ऐसा होता नजर आ रहा है जिससे लगता है कि भारत राष्ट्र मजबूत होगा। इसमें जो दीमक लगी थी उन दीमकों के ऊपर दवा डाली जा रही है ताकि वो दीमक से के कीड़े बाहर आ रहे हैं। जो इस देश की धरती में बिल बना करके भारत को तोड़ने के अल्लाह से दुआएं कर रहे थे, उसका दवा का इंतजाम हो रहा है। लेकिन ये कोड़, ये बीमारी इतनी बड़ी है कि एक दिन में साफ नहीं होगी।
और दूसरा, सनातन के मानने वालों को, जो इस देश के असली और मूल निवासी हैं, वंशज हैं, उनको अपनी अप्रोच में बदलाव लाना होगा। आप हजारों साल की परंपरा और आदर्शों से आज के जिहादी इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते। एक आतंकवाद हथियार से लड़ा जाता है, एक आतंकवाद विश्वविद्यालयों में एकेडमिक से लड़ा जाता है, उसे एकेडमिक आतंकवाद कहते हैं। और एक आतंकवाद मीडिया के माध्यम से लड़ा जाता है। तो मीडिया में नैरेटिव बनाओ और ऐसा बनाओ कि जो भारत की सेना के खिलाफ बंदूक उठाए, जो भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता के खिलाफ बंदूक उठाए, उस बुरहान वानी को मारने के बाद टेलीविजन पे कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि देखिए वो तो बहुत गरीब पोस्ट मास्टर का बेटा था। वो गरीब पोस्ट मास्टर का बेटा हो या किसी करोड़पति का बेटा हो, भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता को जो चुनौती देगा उसके सर में गोली मारनी चाहिए, कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए। ये बीमारी को हमने इतनी दूर तक पाला है कि अगर इस पॉलिसी का हमने पालन नहीं किया तो आप यकीन मानिए इस राष्ट्र के अंदर ये दीमक इतने नीचे तक चली गई है कि सिर्फ चंद लोगों को पकड़ करके गिरफ्तार करने से काम नहीं होगा, और उनके साथ अगर हमारा तुम्हारा किसी का भी खड़ा है तो एक ही इलाज है। ये जो कहा जाता है कि नहीं नहीं, देखिए साहब, हम एक बहुत आदर्श देश हैं, अगर जो लोग आदर्श के नाम पर अपने आतंकवादियों की मदद करते हैं, जिनको यकायक गांधी याद आ जाता है और शरिया पीछे चली जाती है। ये गांधी का देश है। गांधी ने कहा आंख के बदले आंख नहीं। ये कितने बड़े झूठे मक्कार हैं, पूछो उनकी किताब क्या कहती है। किताब कहती है आंख के बदले आंख, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो किताब आ जाती है, और जब जरूरत पड़ती है तो गांधी जी आ जाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो कहते हैं हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी। जहन में कुछ और है, दिल में कुछ और है, और आंखों में कुछ और है। आप भ्रमित मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। इसलिए आपको मुद्दे क्या बनाने हैं, मैं ये बात इसलिए आपसे बार बार कहता हूं, ये अब किसी अगर मगर का समय नहीं है। और आपसे आपके बाद की जनरेशन ये सवाल पूछेगी, और मैं और हम तमाम सारे लोग जो देश भर में 25-30 लोग काम कर रहे हैं बिना किसी संगठनों की मदद के। वो संगठन हमारे बारे में टिप्पणियां जरूर करते रहते हैं कि ये तो पानी के बुलबुले हैं, इनकी क्या है, ये तो कुछ दिन के लिए आए हैं। हम बुलबुले ही सही, लेकिन हैं इसका एहसास देश को करा रहे हैं। ये जो कहानी पूरे देश में चल रही है, ये इसलिए नहीं चल रही कि सत्ता में कौन है। अगर सत्ता ने भारत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कुछ किया है, हमारी निजी विचारधारा क्या है हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी भी विचारधारा के मूल में अगर भारत और सनातन नहीं है तो वो गद्दार है। भारत की प्रभुसत्ता अगर उसके मूल में नहीं है तो वो गद्दार है। और गद्दारी का एक ही इलाज है, गद्दारी का एक ही मतलब है गोली। ये गद्दारों से जेल भर गई। ये गद्दार आपके इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, ये टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं। और पिछले 70 सालों में इनकी सत्ता इतनी मजबूत हो गई है कि आप उनके सामने कमजोर पड़ रहे हैं, और आप हर काम सत्ता से करना चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा, भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे ये कानून आ जाएंगे तब भी आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर कानून आने से ही देश चल जाता तो भाई भीड़ तंत्र कानून को नहीं मानता। भीड़ तंत्र सत्ता को और आपके संविधान को और आपकी संसद को भीड़ से डराता है।
इसलिए जब शाहीन बाग पर लोग सड़क घेर के बैठते हैं तो पूरी देश भर में इसकी चर्चा होती है। सुप्रीम कोर्ट बौनी बन जाती है, घुटनों के बल पड़ के वहां पर लोगों को भेजा जाता है इंटरलोकर को कि जाइए उनसे बात कीजिए। आपने आजाद भारत में देखा, यह तो बहुत बताया जाता है कानून सबके लिए बराबर है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन हमने तो इसी देश में देखा है कि एक राज्य जो मुस्लिम स्टेट थी भारत के अंदर, वहां कानून कुछ और था, और पंजाब में कानून कुछ और था, और हरियाणा में कानून कुछ और था। सामने वाला टोपी लगाए हुए है या गेरुआ बस डाला है, यह सोच के इस देश में कानून का पालन किया गया। आप कानून की दुहाई देते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए नहीं बराबर है। अगर बराबर होता तो फिर हरियाणा में 34 लोगों के पॉइंट ब्लैंक गोली मार करके हत्या नहीं कर दी जाती। कानून बराबर होता तो भारतीय सेना जो विदेशी आतंकवादियों से लड़ रही होती है, और उसी कश्मीर का मुसलमान जब पत्थर से हमला करता है, बंदूक से हमला करता है उस फौजी की पीठ के ऊपर, तो उसकी तरफ गोली चलाना कहा जाता है नहीं, ये तो मानवता के खिलाफ है, ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट गर्म पानी, ठंडा पानी, उबला पानी तय करती है कि यह करना चाहिए। यह पाखंड है। इससे मुझे एक ही बात समझ में आती है कि भीड़ तंत्र जब देश को डराने लगती है तो चाहे आपका संविधान हो, चाहे आपकी संसद हो, वो बौनी बन जाती है। और इसी वजह से लोगों को लगने लगा है कि 70 साल में पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने भारत के अंदर 500 से आसपास पाकिस्तान बना दिए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। आप पूछेंगे तो आप ही के लोग आप पे सवाल खड़ा कर देंगे, क्योंकि उनको सत्ता का सुख मिल रहा है। जो सत्ता में ऊपर बैठे हैं उनको पता है वो काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस सत्ता के दलाल जो हैं वो नीचे की स्थिति क्या कर रहे हैं। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसने पाकिस्तान बनने का थॉट प्रोसेस दिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहला आदमी जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, वहां एक लड़की के खिलाफ उसके साथ जो जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उस लड़की ने उस विश्वविद्यालय में रहते हुए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस लड़की ने सीएए की सपोर्ट में बात कही, तो मुसलमानों का जो सबसे बड़ा अड्डा है, जो अपने आप में एक पाकिस्तान है, वहां के लोगों ने उसको थ्रेट किया। लेकिन वहां के लोकल टचपूंजिए नेता, वो लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो बहुत सही और गलत की बात करते हैं, वो भी उसके साथ नहीं है। इसलिए कि उनकी जो रोजमर्रा की चवन्नी की दुकान है वो उन्हीं से चल रही है। इसलिए लोग आदर्श की बात तो करना बहुत आसान है। इसलिए मैंने कहा कौन लोग हैं वो कि उस लड़की के साथ वहां का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं खड़ा है। जो लोग उसके साथ खड़े हैं उनके खिलाफ प्रताड़ना हो रही है, और लोकल लीडर इस काम में इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली आ गया हूं 30 साल पहले तो मुझे खबर नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यह बहुत अच्छा होता है, सत्ता से पहले कुछ और, सत्ता के बाद कुछ और। तो शीर्ष पर बैठे हुए लोग जो काम कर रहे हैं वो तो भारत राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, वो सत्ता में बैठने के लिए नहीं आए हैं, मैं मानता हूं ये बात। लेकिन उनके नाम से जो दुकानें चला रहे हैं मोहल्ले गली गली के अंदर, वो इस समय राष्ट्र को चोट पहुंचा रहे हैं। लिहाजा सिताब दियारा से निकले हुए उस लाल की कहानी में एक लाइन जोड़ करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। नीरज भाई, जयप्रकाश नारायण की जब मृत्यु हुई तो संसद में यह कहा गया कि भाई उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, आप दूसरों को दोष देंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बाहर वालों की वजह से खराब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इस्लामिक आतंकवादी कर रहे हैं।
आपके यहां के स्वार्थी लोग, आपके अपने लोग आपको कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ नीचे से छोटा मोटा कुछ मिल जाता है। उनके निजी स्वार्थ राष्ट्र से बड़े स्वार्थ हो गए, सनातन से बड़े स्वार्थ हो गए। इसलिए हर छोटी छोटी चीज की तरफ आपको सत्ता की तरफ देखना पड़ता है। जब तक सनातनी सामूहिक तौर पर प्रतिकार करने की क्षमता नहीं हासिल करता, यह लड़ाई आपकी लड़ते रहिए। हमने 70 सालों में देखा है, इस देश में पहला गृह मंत्री मुसलमान बना, उसने बनते ही अपना एजेंडा पूरा किया और कश्मीर से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उसी राज्य से आता था। अपनी बेटी के अपहरण का एक षड्यंत्र रचा। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। 2,500 कश्मीरी हिंदू मारे गए, मुसलमानों ने मारे, उनके पड़ोसियों ने मारे। लेकिन इस सब के बावजूद भी मक्कार कहते हैं कि हमें जमहूरियत चाहिए, हमें इंसानियत चाहिए, हमें कश्मीरियत चाहिए। यानी ये नारा है, एक तरफ मारो भी, हत्याएं भी करो, दूसरी तरफ कहो कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। पूरी किताब में जाने क्या क्या भरा पड़ा है, पूरी किताब देख रहे हैं दुनिया के लोग। यहां तो द्रौपदी के बातें में बात करने में बहुत लोगों की लंबी लंबी जबान खुल जाती है। वो हैदराबाद वाला भी पूछता है भगवान राम की मां कहां कहां गई थी। एक फिल्म बनाई है ईरान के लोगों ने, बनाने वाला मुसलमान, काम करने वाले मुसलमान। लेकिन झूठ का पुलंदा और पाखंड बाहर ना आ जाए तो एक 2 कौड़ी की सड़क छाप दंगाई एक छोटा सा संगठन है, छोटी सी तंजीम है जिसका नाम है रजा एकेडमी। ये रजा एकेडमी कौन है? ये एंटी इंडिया हैं, ये गद्दार हैं, इनको गोली मारनी चाहिए थी, लेकिन इस देश में गोली नहीं मारी गई। इन जिहादियों ने म्यांमार से आए हुए मुसलमान आतंकवादियों के समर्थन में आजाद मैदान के अंदर नंगा नाच किया था। 5-5 ओबी वैन जलाई, पुलिस वालों को मारा, लोगों को मारा, 5 लोग मारे गए। और वहां आजाद मैदान में भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक, उसको लातों से तोड़ा। जिन्हें नफरत है भारत की सेना से, भारत की संस्कृति से, भारत के सनातन से, उन लोगों ने इस पूरे हुड़दंग के माध्यम से अपना अंदर की इच्छा प्रकट की। वही रजा एकेडमी महाराष्ट्र की सरकार को लिख के देती है कि मोहम्मद नाम की फिल्म को अगर शाया किया गया तो पूरे देश में दंगा होगा। यह कहने वाले के हलक से जबान निकाल लेनी चाहिए। यह भारत देश है, यह इस्लामिक देश नहीं है, यह किसी के बाप का देश नहीं है। जो ये आपसे कहते हैं ना कि ये हमारे बाप दादा का देश है, तुम्हारे बाप दादा गद्दार थे। 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को 100% तुमने वोट दिया, पाकिस्तान बनने के लिए दिया। तुमने पाकिस्तान बनाया और यहां दोबारा से इस भारत को पाकिस्तान बनाने की इच्छा से तुम रुके। और तुम कहते हो हम गए नहीं, हमने बड़ा एहसान किया। तुमने कोई एहसान नहीं किया। तुमको बड़ा कहते हो कि गांधी जी की वजह से नहीं गए, तो गांधी जी ने तो कहा था कि देश मेरी लाश पे बटेगा। तुम ईमानदार नहीं थे। तुम हिंदुस्तान के सनातनियों को इसलिए मक्कार बेवकूफ बना रहे हो कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के अंदर लालच, आपस में द्वेष, मेरा तेरा, ऊंच नीच, अमीर गरीब की बीमारी जड़ कर गई है। तुमने उसका फायदा उठाया। मैं पूछना चाहता हूं, गांधी की बात करते हो तुम आज? तुम्हारी किताब तो कुछ और कहती है। तुम गांधी का हिस्सा सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हो कि यहां बचे कुचे जो ऐसे हिंदू हैं जो बहक गए हैं, उनकी आड़ में। अगर तुम ईमानदार होते तो कश्मीर के मुसलमान जहां मेजॉरिटी थी, जहां एक राज था, तुमने क्यों नहीं विरोध करा कि कश्मीर के अंदर क्यों वहां पर 2 झंडे होंगे, क्यों वहां का विधान अलग होगा, क्यों वहां का संविधान अलग होगा? नहीं किया। तुम वैसे ही चाहते थे जैसे तुमने पाकिस्तान बनाया। तुमने कहा कश्मीर को भी अब पाकिस्तान की तरह रख ले जाओ। और आज तुमने पूरे देश के अंदर, चाहे मालदा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे आजमगढ़ हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, अलीगढ़ हो, तुमने इन सबको एक सोची समझी रणनीति के तहत
इस देश की आबादी के तहत तुमने इस देश में दंगा कर करके, तुमने इस देश की व्यवस्था को डरा डरा करके, तुमने इस देश की सरकारों को ब्लैकमेल कर करके इस देश को दोबारा पाकिस्तान बनाने की कोशिश की है और तुम उसमें कामयाब हो रहे हो, क्योंकि सनातनी अभी भी नहीं समझ पा रहा है। वो इस बात का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसका एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन लोग हैं ये कौन सी मानसिकता है। ये वही मानसिकता है जिसे पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार कुत्ते की तरह माफ करके भगा दिया था, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। उसने अपने 5-15,000 20,000 साल पुराने आदर्श की वजह से उसको छोड़ा, लेकिन उस जिहादी इस्लामिक आतंकवादी ने एक बार मौका मिला तो पृथ्वीराज चौहान का क्या हशर किया। इसलिए आज के सनातनी पृथ्वीराज जैसी गलती ना करें। ये वलीउल्लाह जिसकी मजार दिल्ली में है, इस पे फूल चढ़ाने जाते हो, पूछो ये कौन है। ये जो इस देश में पीर फकीर के नाम से, सूफी के नाम से जो भी बादशाह आया वो एक सूफी साथ लेके आया कि हम तलवार से कन्वर्ट करेंगे, और तलवार से नहीं हुए तो तुम पीर फकीर के नाम से करना, मौला रे मौला के नाम से करना, ये कव्वालियों के नाम से करना, ये साझा विरासत, ये गंगा जमुना तहजीब, ये झूठ के पाखंड करना। पिछले 2000 साल में कोई मुझे ऐसी नस्ल नहीं मिलती जब हम ये कहें कि ये साझा हमारी विरासत है। कौन सी विरासत है? जिसमें मुगलों का एक बादशाह रोज ब्राह्मणों के जिस्म पे जो जनेऊ होता था उसको तोलता था कि आज कितने कत्ल किए गए। ये साझा विरासत है। ये मुरादाबाद, ये बेरठ, ये मलियाना, ये रामपुर, ये साझा विरासत है। 2014 से 2020 के बीच में 106 हिंदुओं को मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग में मारा। एक रणनीति के तहत, उस रणनीति को इस्लाम में लो इंटेंसिटी वॉर कहते हैं कि आप बड़े बड़े जो टारगेट हैं उनको मत कीजिए, लेकिन लोकल लेवल पे लोगों में यह डर बना के रखिए कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम कत्ल कर देंगे। और सत्ता के ऊपर कभी कभी ऐसे दलाल बैठे थे पिछले 70 सालों में कि उन्होंने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए आज सनातनियों की हत्याएं होने दी। आज हत्या करने की कोशिश करते हैं तो सनातनी समाज जब प्रतिक्रिया देता है तो ये मक्कार क्या करते हैं कि देखिए साहब, इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। ये इंटॉलरेंस नहीं बढ़ रही, ये 1100 साल जो तुमने झूठ बोला, यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, आज उनके ओरिजिनल वंशज जब तुम्हारी नियत पे उंगली उठाते हैं तो तुमको लगता है कि हमारे चेहरे पे जो मक्कारी का नकाब पड़ा हुआ है, ये मजारों पे, ये मस्जिद पे, ये गंगा जमुना तहजीब, ये धीरे धीरे उठ रहा है तो तुम्हारे अंदर परेशानी पैदा हो रही है। इसलिए तुम सत्ताओं को बता रहे हो ये हिंदूवादी सत्ता है। ये जो वलीउल्लाह था मक्कार, जिसकी कब्र उखाड़ के फेंक देनी चाहिए, इस गद्दार ने खत लिखा था अहमद शाह अब्दाली को कि भारत में इस्लाम खतरे में है, आप यहां आइए। उसी की राह पे चलता हुआ आधुनिक भारत में, 2020 के भारत में दिल्ली की माइनॉरिटी कमीशन जो है, राज्य माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिखी कि भारत के अंदर हिंदू आतंकवादी ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप इन्हें सबक सिखाइए। यह आपके बीच में रहते हैं इसलिए कि उनको पता है कि यहां का हिंदू, यहां का सनातनी, सरकार का काम है, सरकार करेगी, कानून करेगा, पुलिस करेगी, सीआरपीएफ करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। हम फेसबुक पर बैठ करके सरकार को ज्ञान दे देंगे, सरकार को नुक्ताचीनी कर देंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारत के तमाम राज्यों पे ये बात लागू हो सकती है, लेकिन बलिया के लोगों को कम से कम इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। आज बलिया से एक नहीं हजारों बागियों की जरूरत है। ये बागी इस राष्ट्र को बचाने वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। सरकार के रोज के एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों पे नुक्ताचीनी की, खत्म की, उसके लिए टेलीविजन मौजूद है जो सुबह से शाम तक यही काम करता है। लेकिन अगर आप राष्ट्र को मजबूत करेंगे, सनातन को मजबूत करेंगे, तो ये देश पे सरकार भी मजबूत बार बार होगी, और जो होगी वो बराबर आपकी चिंता करेगी, और आपकी चिंता नहीं करेगी वो इस राष्ट्र की चिंता करेगी। लिहाजा आपको आज ये सवाल उठाना है,
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बातों में कुछ लोग जो जिहादी हैं पूरी दुनिया भर में, वो रोज एक न एक फतवा जारी करते हैं। उनको लगता है कमलेश तिवारी की हत्या हमने कर दी है और ये देश चुप है तो वो हर एक को धमकाएंगे। मैंने तब भी कहा था कि एक नहीं कई हजार करोड़ कमलेश तिवारी पैदा होंगे। ये सिलसिला नहीं रुकेगा। आपने 1000 साल तक जो अत्याचार किया है, जो आजाद भारत में अत्याचार किया है, उसका हिसाब लेने का समय आ गया है। और अगर आप इस ऐतिहासिक गलती को ठीक नहीं करेंगे तो आपका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। आज देखिए ना बंगाल में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या किया, केरल में क्या किया, मालदा में क्या किया, रामपुर मेरठ में क्या हो रहा है। ये आग आपके घर तक आ गई है। पढ़े लिखे नौजवान लोगों से मैंने कहा है, आप इंटेलेक्चुअल आतंकवादियों के खिलाफ चौराहों पे, गलियों में, पुलियों पे, चाय खानों पे इनको घेरिए, इनको बेनकाब करिए। अपने अंदर 1000 साल में आई कमियों और खामियों को दूर कीजिए। ये दोनों काम एक साथ करने हैं। सत्ता का सुख इस जाति और उस जाति को मिले, अगर इस नुक्ते नजर से आप चलेंगे तो मैं समझता हूं ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। मेरा आपसे कहना है, आपसे पूछना है कि आखिर इस देश में वंदे मातरम नाम की एक राष्ट्रगान है, उसके ऊपर विवाद होता है। मैं आपके सामने एक तथ्य रखता हूं, अगर आपको